नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला, आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है खबरों के खिलाड़ी। वो शो जिसमें हम बात करते हैं बीते एक हफ्ते में हुई तमाम राजनीतिक उठापटक के बारे में, तमाम उन गतिविधियों के बारे में जो हमारे जीवन को और इस देश की राजनीति को, साथ ही साथ उसके भविष्य को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। बीते एक हफ्ते में देश की संसद में और उसके बाहर बहुत कुछ हुआ है, कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस विषय से आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है विपक्षी खेमे की बैठक, जिसे इंडिया, इंडी या फिर INDIA कई नामों से कहा जा रहा है। नाम कुछ भी हो, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, क्या वो हासिल होता दिखाई दे रहा है उस बैठक में। अब जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ, क्या कोई नाराज हुआ, क्या कोई मना, किन बातों पर समझौता सहमति हुई और किन बातों पर अभी भी चिंताएं हैं, इस पर बात करने के लिए हमेशा की तरह एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। परिचय कराता हूं और आज परिचय का क्रम थोड़ा सा बदला है। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा विनोद जी का। अक्सर जैसा वो कहते हैं कि परिवार का हिस्सा, इसलिए मुझे सबसे आखिरी में पूछो, लेकिन आज हमने सबसे प्रथम पंक्ति उनको दी हुई है, इसलिए मैंने कहा परिचय का क्रम आज बदला है। विनोद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। रामकृपाल जी, और जो विषय हैं, इस तरीके की कई सारी बैठकें, ऐसे बैठकों के अनुभव जब वो राजनेता मिलते हैं किस मिजाज के हैं, सालों से जो आपने उनको कवर किया है उसका लाभ आज हमें शो पर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। समीर चौगांवकर जी, और लगातार हिस्सा बने रहते हैं चुनावी राजनीति से। जब हम ऊपर उठ चुके हैं राज्यों की खबरों के बाद, अब इस बैठक और इस बैठक के बाद दूसरे पक्ष में, दूसरे खेमे में क्या कुछ चल रहा है, उन तमाम सवालों को लेकर आऊँगा। और अवधेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार अपना जो आप साथ और अपने जो विचार बड़ी प्रमुखता से रखते हैं और एक अलग अंदाज में रखते हैं, उसके लिए। नहीं आएंगे तो जैसा आपने कहा, और आज क्योंकि क्रम बदला है, मैं आप ही से पहला सवाल करना चाह रहा हूँ सर। आज क्रम बदला है। पहला सवाल जो मैं करना चाह रहा हूँ वो यही कि बैठक हुई, कई सारी बातें थी कि कुछ चीज़ों को लेकर फाइनलाइज हो जाएगा, कुछ बिंदुओं को तय कर लिया जाएगा। सबसे पहले बैठक से जो भी जानकारियाँ बाहर निकल कर आई हैं, आपके हिसाब से इस बैठक को कितना सफल असफल कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए वहां पर जो एक दूरियां दिख रही थी उसके बाद? देखिए, सफलता की जहाँ तक बात है तो मैं सिर्फ इतना सफल मानूंगा कि विधानसभा चुनाव में जो तल्खी पैदा हुई थी खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसके बावजूद बैठक हो गई। इसको मैं इतनी कामयाबी मानूंगा कि कम से कम बैठे। अब उसके बाद जो तय हुआ, बाकी सफलता निर्भर करेगी जो तय हुआ है उसमें किस हद तक कामयाबी मिलती है। जैसे उन्होंने कहा 31 दिसंबर तक हम सीटों का लगभग सारा फाइनल कर लेंगे, 1-on-1 वाला, और जो बचेंगी वो उसके बाद हो जाएगा। तो अगर ये 31 दिसंबर तक हो जाता है तो ये एक सफलता मानी जाएगी। इसके अलावा साझा कार्यक्रमों की बात हुई है। अब साझा कार्यक्रमों में 22 दिसंबर का कल का जो है प्रदर्शन तो हो गया उनका साझा। अब आगे कैसे साझा कार्यक्रम तय किए जाएंगे, अभी उसकी कोई तस्वीर तो साफ हुई नहीं है। कब आएंगे, कहाँ कहाँ रैलियाँ होंगी, कौन कौन करेगा, राज्यों में होंगी, राजधानी में होंगी, कब से शुरू करेंगे, तो उसको भी हमें देखना होगा। 28 तारीख को कांग्रेस का नागपुर में एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ी रैली है, क्या उसमें इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया जाएगा? अगर बुलाया जाएगा तो कौन जाएंगे, इससे तस्वीर और साफ होगी। और अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण, उसकी चर्चा जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में खड़गे जी ने की थी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पहले पश्चिम से पूर्व जानी थी, अब पूर्व से पश्चिम की ओर आने की बात हो रही है, वो कब से शुरू होगी? उसका इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी क्या भूमिका होगी, उनके नेता किस तरह शामिल होंगे? क्या जैसे पिछली यात्रा में पहली बार कुछ नेता शामिल हुए थे जो उनके गठबंधन में थे, कुछ ने अपनी चिट्ठी भेज दी थी। तो कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों को देखने के बाद समझ में आएगा कि कितनी उनकी जो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लोकसभा चुनाव में चुनौती देने की बात है, उसमें किस हद तक वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों में कामयाबी मिलती है, और ये मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में बात थोड़ा और साफ होगी, तब हम कह सकते हैं कि हाँ कामयाब हुए। और अगर नहीं मिलती है तो फिर वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति होगी। मतलब क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है, वो जितना 3 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जिस तरह से बढ़ गया है पूरे देश में, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन एक तो देर हो चुकी है। और चुनाव, जैसा आज मैं कहीं पढ़ रहा था किसी उसमें, कि शायद चुनाव थोड़ा और जल्दी हो जाए, जो अप्रैल में होने हो सकता मार्च में हो जाए, क्योंकि फरवरी में बोर्ड के एग्ज़ाम इस बार किए गए हैं। तो अगर मार्च में चुनाव शुरू हो गए तो समय जो थोड़ा बहुत 15-20 दिन का और मिलता वो भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब बड़ी चुनौतियां हैं इंडिया गठबंधन के सामने, और उन चुनौतियों का सामना कैसे इंडिया गठबंधन करता है। अभी
इस संयोजक का फैसला नहीं हुआ है, वो स्पष्ट नहीं है। फिर इनकी जो मीटिंगें, तमाम कमेटियां बनी, उनकी मीटिंगें होनी है, वो मीटिंगें कब शुरू होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भविष्य के घर में छिपी है। और मुझे लगता है क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र समाप्त हो गया है और अब ये नेताओं को थोड़ा समय मिला। अभी तक तो संसद में उलझे रहे, 143 सांसद जो है निलंबित हो गए, सत्र के लिए हुए थे, सत्र पूरा हो गया। अब वो लोग आगे कैसे करते हैं पिछले आने वाले समय में, इस पर हमको नज़र रखनी पड़ेगी और तब स्पष्ट हो पाएगा कि इंडिया गठबंधन किस चाल से चल रहा है। और जैसा आपने कहा कि कुछ दिन की बात है, तो शायद अगली बार जब हम बैठेंगे कुछ तस्वीरें, कुछ उस मामले में जानकारियां वो हमारे सामने होंगी। रामकृपाल सर, जब भी और इससे पहले भी जब भी हमने इस विपक्षी खेमे की एकजुटता पर बात की, आपने एक अलग स्टैंड रखा है। अभी भी आपका ये मानना है, जब आप कहते थे कि ये जो बैठे हैं, बैठने से सिर्फ कुछ नहीं हासिल होता, और जो आप राय रखते थे, अब जैसे बात आई जिसका विनोद जी ने भी जिक्र किया, कई सारी चीज़ें हैं जिस पर बात हुई है, कई सारी चीज़ें हैं जिसके प्रस्ताव आए हैं। जैसे एक बात रह गई कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर। अब वो चेहरों पर कौन कौन समितियां कौन कौन संभालेगा, उस स्तर तक बात पहुंच रही है। क्या आपको लगता है कि वो जो आप कहते थे कि जो कमियां हैं वो गैप दूर हो रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ूंगा और एक दोहा। एक दाग का है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और एक रहीम का दोहा है कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रसापने उनके फाटत अंग। अब देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। मुझसे अक्सर मैं चैनलों पर और आपके यहाँ भी बार बार लोग पूछते हैं। कल ही मुझे एक एंकर ने पूछा कि इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है, तो मैंने कहा उसका वर्तमान बता दीजिए तो मैं भविष्य बताऊं। किसी भी चीज़ का पहली चीज़ है उसका कोई वर्तमान हो, फिर आप भविष्य की बात कर सकते हैं। अभी अभी जब मैं आपके यहाँ आ रहा था तो मेरे मोबाइल पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई, देखा मैंने कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र बनाने की कमेटी बना दी है। चिदम्बरम की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कमेटी बनी है। अब सवाल, अगर यह सही है, और मैं मानता हूं कि सही होगी न्यूज़, तो अगर कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र बन रहा है तो जितनी इस तरह की जो चीज़ें खबरें आती हैं वो कहीं भी इंडिया अलायंस के स्वरूप लेने वाली, इनकरेज करने वाली खबरें नहीं हैं। अगर कांग्रेस, जैसा भी विनोद भाई ने कहा कि कौन संयोजक होगा, जाहिर सी बात है तीन ही चीज़ होती है कि किस लिए आप मिल रहे हैं, उसका आकार क्या है, यानी अध्यक्ष कौन है, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, लक्ष्य आपका क्या है। बल्कि लक्ष्य क्या है, पहली बात, संगठन का स्वरूप क्या है, और आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, चाहे कोई संगठन हो, पार्टी हो, जो भी हो। जैसा कहा जा रहा है कि एक के खिलाफ एक लड़ेगा और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, सारी चीज़ें, तो ये पार्टियां अलग अलग मैनिफेस्टो क्यों बना रही हैं? जब 30 दिसंबर, आज तो कितना हो गया, आज 23 तारीख हो गई जी, एक हफ्ता है, अगले हफ्ते तक आप सब कुछ निपटा लेने वाले हैं, तो इतनी हड़बड़ी क्या है कि 16 सदस्यीय कमेटी बनेगी। तो 16 सदस्यीय जो कमेटी बनेगी, मुझे लगता है हफ्ते भर में उसकी एक भी बैठक नहीं हो पाएगी। तो ये मेरा ये कहना है कि मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ और आज भी मेरा मानना है कि इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कारगर विकल्प जो 5 साल इस देश को शासन दे सके, वो तभी संभव है जब उसका मुखिया या तो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो। इसमें कोई दो राय। और मैं बार बार अपने तर्क के पीछे आज़ादी से लेकर अब तक के सारे जो अनुभव रहे हैं, आपके जो अनुभव नहीं, जो यथार्थ है, 6 प्रधानमंत्री मिलकर 6.5 साल चले हैं, तो जाहिर सी बात है जनता किसी ऐसे प्रयोग के लिए तो वोट नहीं डालेगी जहाँ पे क्लियर कट ये न लगता हो कि हमें 5 साल ये सरकार स्थायित्व तो देगी जी। उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जितनी अभी तक चीज़ें आ रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉजिटिव संकेत है। हालांकि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि जैसे एक ज़माने में यूपीए और एनडीए होती थी,
दो होने चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से अभी राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं उसमें तो इनको और बेकरारी से एक साथ आना चाहिए, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। और अगर लगातार इस तरह के मैसेज जनता के बीच जाएंगे, हम मिलेंगे से ज़्यादा हम नहीं मिलेंगे कि मैसेज जनता के बीच ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक बात है, ठीक है। हाँ जी, सारी बात से सहमत हूँ। बस एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि मैनिफेस्टो की जहाँ तक बात है, एनडीए जब बना था 1997-98 में, जब 98 में, तो बीजेपी का मैनिफेस्टो अलग था और कॉमन एजेंडा ऑफ गवर्नेंस जो था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो अलग था। यूपीए भी जब बना था तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग था, बाद में यूपीए का गठन हुआ तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। तो कांग्रेस 2014 में भी और 2019 में भी भाजपा का मैनिफेस्टो था, लेकिन एनडीए भी चुनाव लड़ रहा था। तो कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो तो लेके आएगी, लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, विजन डॉक्यूमेंट, जो भी उसको नाम दे, वो सारे लोग ज्वाइंट होकर बनाएंगे, ये बात हुई है। तो इसलिए इसमें कोई मुझे विरोधाभास नहीं दिखता है। और कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी भी बनाई है, नेशनल कमेटी फॉर अलायंस, जिसमें सलमान खुर्शीद, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और मोहन प्रकाश, 4 लोग उसमें शामिल किए गए हैं। तो इससे भी ध्वनि ये है कि प्रयास जारी हैं। जी, आपने जो जिक्र किया था, मैं कुछ उन्हीं पक्षों पर आना चाहूँगा। जैसे ये बात आई जिसको ममता बनर्जी ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से कहा भी कि उन्होंने प्रस्ताव दिया था, अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें, ये अगर एक्सेप्ट हो जाता है, अभी तो उस पर भी ये बात आ गई कि उसके बाद भी वो स्वीकृति नहीं बनी है, वो एक प्रस्ताव है। अगर ऐसा होता है और जो उसके पीछे जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, जो तर्क दिया जा रहा है कि फिर एक दलित चेहरा सामने होगा, अगर आप उस तरीके की राजनीति पर जाते हैं, अगर आप कास्ट बेस पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ते हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा चेहरा, अब अगर ऐसे चुनाव होते हैं कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड ये है, इस व्यक्ति को इस तरीके से चुना जाए, तो क्या समस्या हल होती दिख रही है इंडिया गठबंधन की? देखिए, इंडिया गठबंधन के लेकर मैं पहले एक तो बात कहना चाहूँगा कि 23 जून को उनकी पहली बैठक पटना में हुई थी। अब लगभग 6 महीने हो गए उस बैठक को, उसमें 3 बैठक उन्होंने की। मुझे लग रहा है इस 6 महीने के अंदर जिस तेज़ी से इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना था, आपस में सहमति बनाने को लेकर, सीटों को शेयरिंग को लेके, या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके, या मोदी सरकार को किस तरीके से घेरना है। देखिए, आप किससे लड़ने जा रहे हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए से लड़ने जा रहे हो। एनडीए में सिर्फ बीजेपी सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 का चुनाव जीती है, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता बरकरार है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 विधानसभा चुनाव भी जीते हैं। तो मुझे लग रहा है जब आपका अपोनेंट जब इतना स्ट्रांग हो, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर देना चाहिए थी पहले से। मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन थोड़ा इसमें लेट हुआ है। हालांकि उन्होंने बैठक पहले शुरू कर दी थी, लेकिन उसे किसी एक मुकाम तक ले जाने में थोड़ी उन्होंने देर कर दी, भले ही विधानसभा चुनाव का कारण कहा जा रहा हो। तो मुझे लगता है कि एक ये इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक है। दूसरा ये कि इनके बीच आपसी सहमति किसी विषय को लेकर नहीं हो पा रही। जैसे ममता बनर्जी और केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम किया, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल को पहले कांग्रेस के नेताओं से बात कर लेनी थी, नीतीश कुमार से बात करनी थी, सबकी सहमति बना लेते, बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर आप मोहर लगा लेते, उसके बाद पत्रकार वार्ता करते और सारे नेता बैठते और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम की घोषणा करते कि हमारे पीएम के उम्मीदवार होंगे। तो मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता कि सब साथ है और सबने मिलकर इस बात की घोषणा की मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे पीएम के उम्मीदवार है। अब मल्लिकार्जुन का नाम के आने के बाद अभी कांग्रेस की तरफ से वो उत्साहवर्धक बयान नहीं आया, न किसी प्रवक्ताओं की तरफ से आया, न राहुल गांधी की तरफ से, न सोनिया गांधी की तरफ से कि मल्लिकार्जुन खड़गे का हम स्वागत करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष को अगर बना रहे तो अभी ये भी देखना हो कि कांग्रेस उस नाम पर कितना सहमत है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते हैं इस बात को कि वो राहुल गांधी की जो लाइन है वो क्रॉस नहीं कर सकते सोनिया गांधी की, तो उन्हें भी इस बात का एक थोड़ा दुविधा है कि वो इस मामले में कैसा रिएक्ट करे। तो उन्होंने फिर बोल ही दिया कि भैया अभी चुनाव हो जान दो, जब सीटें आएंगी तब मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। कल बिहार के किसी विधायक का शायद फोन ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि नीतीश को पूरी भारत हिंदुस्तान जानता है, खड़गे कुछ को जानता है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर पहले इस बात पे सहमति होनी चाहिए कि कोई भी पार्टी का नेता किसी सहयोगी दल के नेता के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी ना करे, इससे मैसेज गलत न जाए। जो अधिकृत व्यक्ति है वो बयानबाजी कर सकते हैं, इनके अंदर एक आना चाहिए। दूसरा, खड़गे साहब के जहाँ तक चेहरे के रूप में बात है, मुझे लग रहा है कोई भी चेहरा दो, आपको चेहरा तो देना पड़ेगा। आप वहाँ मोदी के सामने आपको कोई चेहरा लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता आपसे पूछेगी ना कि आप मिलकर रह रहे हो, तो मोदी के सामने कौन, हम तुलना तो करें कि मोदी से वो बेहतर है कि नहीं है,
और किस मामले में मोदी से बेहतर हो सकता है। तो आपको चेहरे पे जाने पर, आप अगर ये कह दोगे कि हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव परिणाम आने के बाद हम तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो मुझे लग रहा है जनता से स्वीकार नहीं करेगी। आपको चेहरा देना पड़ेगा और आप दीजिए, या फिर वो राहुल गांधी दो या मल्लिकार्जुन खड़गे दो या नीतीश कुमार दो या ममता बनर्जी को दो या केजरीवाल, जो भी आपको लगता है कि जो मोदी को चुनौती दे सकता है, आप चेहरे के रूप में आएंगे तो मुझे लग रहा है उसका फायदा इंडिया गठबंधन को जरूर होगा चुनाव में जाने के लिए। क्योंकि जब भी ये जाएंगे तो जनता भी पूछेगी और विपक्ष भी पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी भी पूछेगी कि भाई आपका चेहरा कौन है मोदी के सामने। तो उस दुविधा से बचने के लिए इन्हें चेहरा के साथ जाना चाहिए। मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम एक सबसे बेहतर, मुझे भी लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन कोई नाम तय करता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बेहतर नाम है। एक तो दलित है, सीनियर लीडर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो पार्टी सबसे बड़ी है इंडिया गठबंधन में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रहे हो। मुझे लग रहा है एक दलित के कारण भी एक संदेश जाएगा। कर्नाटका में उसको कांग्रेस को फायदा हुआ है, उत्तर प्रदेश में उसका कितना फायदा आएगा, क्योंकि मायावती में एक दलित की अलग लीडर है। दलित वोट बैंक बहुत काफ़ी बीजेपी के अंदर शिफ्ट हो चुका है। जैसे मायावती को अगर देखो आप तो 2022 के चुनाव में से 12% वोट मिला, उसका 10 से 12% वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। तो दलित के नाम पर आप अगर पूरे देश के अंदर एक मैसेज देना चाहते हो तो मुझे लगता है मल्लिकार्जुन से बड़ा नाम और चेहरा फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। लेकिन उस नामों पे नीतीश कुमार सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं, ममता बनर्जी ने हालांकि प्रस्ताव रखा है, तो कांग्रेस में उसमें क्या फीडबैक आता है, ये सब देखने की बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को अब उन्होंने 21 तारीख की डेडलाइन तय की है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जैसे ममता बनर्जी ने कहा है। तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो खबर आ रही है कि 14 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी बिहार, बंगाल और दक्षिण की हारी हुई सीटों के उम्मीदवार लगभग 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में वो जारी कर देगी कि लोकसभा के लिए उन्हें 3 से 4 महीने का समय मिले, 2.5 या 3 महीने का समय लड़ने के लिए विधानसभा की तर्ज पे करने वाली है। तो जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से तैयारी कर रही है तो आप क्या 31 दिसंबर तक टिकट फाइनल कर दोगे, उम्मीदवार घोषित कर दोगे, और इसकी क्या गारंटी कि जो उम्मीदवार घोषित किया है उसके साथ सब मिलकर चुनाव प्रचार में जुटे और 11 तौर पे उसका आप नाम विड्रॉ ना हो किसी कारण से। तो मुझे लग रहा है अभी एक लंबी लड़ाई है इंडिया गठबंधन के सामने, लेकिन ये एक शुभ संकेत है कि एटलीस्ट वो साथ में बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब कितने सीटों पे सहमति बनती है, कैसे सहमति बनती है, नाम कब तक तय होता है, वो किस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपने कई सारे तर्क रखे, उसमें आपकी जो बात का एक आशय है अवधेश जी, मैं वही सवाल आपके पास लेकर आना चाह रहा हूँ। इस गठबंधन के भीतर भी कई सारे गठबंधन है क्या, कि ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल एक बात बोलते हैं, नीतीश कुमार लालू यादव एक दूसरी बात बोलते हैं, फिर वो डीएमके और वहाँ पर वो की जब ये वाली बात भी आएगी भारत नाम हो जाए या हिंदी में भी उसको कहा जाए तो भारत भी कहा जाए, तो वो एक हिंदी विरोध, तो वो गठबंधन के भीतर भी छोटे छोटे गठबंधन है। देखिए, इसका पहला उत्तर तो यह है कि अगर सबकी आवाज़ एक हो जाती तो एक पार्टी हो जाते। किसी गठबंधन में थोड़े बहुत अलग आवाज़ होना, अलग विचार देखना, ये असामान्य नहीं है, वो सब जगह होता है, होना भी चाहिए। तो उससे तो हमको मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो आवाज़ किस विषय पर है ये मायने रखता है, ये महत्वपूर्ण मायने रखता है। वो है आवाज़ तो होगी। तो अभी जैसे हम लोग जो मल्लिकार्जुन खड़गे पर चर्चा कर रहे हैं, वह चर्चा ऐसे ही है जैसे कि ये जानते हुए कि जो होना नहीं है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बहस करो, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा विचार करो, जो होना ही नहीं है, जिसका अस्तित्व मतलब वो एक सगुण निर्गुण कहते हैं, तो निर्गुण का भी हम लोग एक पूजा करते हैं जो होना ही नहीं है। भाई, कांग्रेस में अगर व्यवहारिक प्रैक्टिकल कोई बात होगी और कांग्रेस में कोई मान्य लीडरशिप इस समय है जो आज की पार्टी और राहुल गांधी है, इसको स्वीकार करने में ना हमको समस्या होना चाहिए, ना किसी को समस्या होना चाहिए। तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ये है यहाँ महत्वपूर्ण बात। तो इसी के लिए अभी हमारे राम कृपाल जी ने एक बड़ा अच्छा शेर पढ़ा है, तो मुझे भी कैफी आदमी का एक शेर याद है, एक लाइन की कैफी आदमी का, कि रात अंधेरे ने अंधेरे से कहा, रात अंधेरे ने अंधेरे से कहा, एक आदत है जिए जाना भी। और एक और ऐसे ही है, आजाद गुलाटी की, रोशनी फैली तो सब का रंग काला हो गया, कुछ दिए ऐसे जले हर्षु अंधेरा हो गया। तो कुछ दिए ऐसे जलते हैं जहां हर्षु अंधेरा होता है। INDI गठबंधन के एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने, ज़्यादातर प्रवक्ताओं ने कहा कि ममता बनर्जी 7 बार की सांसद हैं, 5 बार की विधायक हैं, 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, वो सबसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार लड़ती रही हैं, वो सबसे बड़ा नाम है, अनुभवी हैं, उनका नाम INDI गठबंधन के चेहरे के रूप में सामने रखना चाहिए। ममता जी ने इसका खंडन नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया और बैठक में आके कह रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कर दो। इसका अर्थ क्या है भाई? ये तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। वो यही था
कि राज, अगर क्या है वो गाना कि राज की बात जो कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, तो वो यही कहने आई थी कि जानते हैं कि कांग्रेस हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो कांग्रेस को एक्सपोज कर देते हैं, आगे जो होगा होगा, पहले कांग्रेस को एक्सपोज कर देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कि भाई कांग्रेस के में किसी भी नाम पर सहमति हो सकती हो तो राहुल गांधी, अगर किसी को कांग्रेस का नेता बनाना होगा तो राहुल जी का नाम लेना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति कैसे हो सकती है, चाहे वो दलित हो या चाहे कुछ भी हो। तो जानबूझ करके उनका नाम सामने आया, कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो भी एक रणनीति के तहत आपने नाम सामने रख दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर सहमति बनेगी नहीं, शायद उसके बाद ममता बनर्जी का नाम प्रबल हो जाए या दूसरे नेता का नाम नहीं आए। तो जब इस ढंग की कलाबाजी होगी, कवायद होगी, तो उसमें फिर गठबंधन जरा मुश्किल होता है। तो वही मैं कह रहा ना कि मतलब जब चिराग जल गए तो हरसू अंधेरा हो गया, वो आदत इस समय हो गई। दूसरी बात यह है, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि जिस हालत में हमारा देश पहुंच गया है, एक बड़ा वर्ग ये है जो कहता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा लोकतंत्र के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, हला है। ये मैं इससे सहमत नहीं होता, लेकिन इस विचार के मानने वाले पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने स्वार्थ को, अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग करके एक साथ आएं और एक बार देश में अगले लोकसभा चुनाव में बाजाबता ये विचार के स्तर पर, ईमानदारी से विचार के स्तर पर एक चुनाव भी हो जाए, एक बहस हो जाए, एक युद्ध भी हो जाए, अहिंसक युद्ध वैचारिक रूप से, और देश तय करे कि क्या होगा। तो कई बार क्या होता है ना कि जब समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों मिलते हैं तो ये अलग अलग छटपटा के हम यहाँ कुछ बोले, हम उससे के बजाय कि एक बार होना चाहिए। लेकिन मेरी पीड़ा यह है कि ये संभव नहीं दिख रहा है अभी भी। ये संभव अगर दिखता तो सब लोगों के अंदर इस समय INDIA के एकजुटता दिखाने के पीछे कारण क्या हुआ? 2 लड़के संसद में कूद गए दर्शक दीर्घा से, उन्होंने धुआं छोड़ दिया। उसके 40 मिनट बाद तक संसद, मैंने उसको पीट पाट के हटा दिया, आराम से चलती रही। 40 मिनट के बाद हंगामा शुरू हो गया, और हंगामा ऐसा हुआ कि शशि थरूर जी का एक ट्वीट मैंने पढ़ा एक्स पर, अब तो एक्स आता है ना, लिखा उन्होंने कि मैंने जीवन में पहली बार आज तख्ती लेकर बेल में प्रवेश किया और मैं अपने निलंबन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि निलंबित सांसदों के साथ मैं एकजुटता दिखाना चाहता हूं। ये पंक्ति ये बता रही है कि इन लोगों ने तय किया कि ज्यादा से ज्यादा आदमी को निलंबित करो, और जो मतलब इसीलिए पर्चा फेंक दो आसन पर, कूद जाओ, टेबल पर चढ़ जाओ, महासचिव निलंबन के विषय पे तो मैं कह रहा हूं, तो ये जो अच्छा उस पर आना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर निलंबन को आपने उसके आधार पर आपने रूट मार्च कर दिया विजय चौक से, या उसके कारण आप अगर जंतर मंतर पहुंच गए, तो जाहिर है कि अभी भी आपके अंदर मतलब वैचारिक आधार पर भविष्य में अपनी थोड़ी सीटें कम हो, ज्यादा हो, अपने राजनीतिक स्वार्थ को कम करते हुए भी आने की स्थिति नहीं बनी है। इसके आधार पर बीजेपी के विरोध में तो सब एक मत होंगे, उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है बीजेपी को नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, लेकिन अपने उसके लिए परित्याग करते हुए, अपना कहां स्वार्थ है, अपनी सीटें कम करके, अपनी इंडिविजुअलिटी को कम करके, अपना विचार को पीछे रख के संगठन सामूहिक विचार को आगे ले जा करके लड़ने के लिए वो दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी आवश्यकता होती है। ठीक है सर, मैं बहुत थोड़ा ही बोला संक्षेप में ही। अवधेश बाबू दार्शनिक के रूप में बोल रहे हैं, मैं बड़ा यथार्थवादी जमीनी सच्चाई वाली बात करूंगा। एक जैसे विनोद ने कहा कि मैनिफेस्टो सब बनाते हैं, सही बात है, सबका होता है, लेकिन एक जो मैं कहने वाला था भूल गया था, याद दिला दी। ममता बनर्जी ने, ये बैठक कब हुई थी? ये इंडिया अलायंस की नहीं अभी वाली 19 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक हुई है। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो 17 या 18 को ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय किया जाएगा। एक दिन पहले ही केजरीवाल ने एक दिन पहले ही पंजाब में कहा था कि हम पंजाब की 13 सीटों पर लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और इन्हीं 2 महोदय ने बैठक में एक उस राष्ट्रीय पार्टी का जो 60 साल से ऊपर इस देश पे राज कर चुकी है, केजरीवाल जी जो 2 स्टेट में कांग्रेस को निगल गए और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 0 कर दिया बंगाल में, ये दोनों एक राष्ट्रीय पार्टी में
के बारे में सलाह दे रहे हैं। सलाह नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा हम तय करेंगे। यानी कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि अब क्षेत्रीय दल कांग्रेस में चेहरा तय करने लगे हैं। अगर आपको सलाह ही देनी होती तो आप सलाह चुपचाप दे देती, कहती कि कांग्रेस का कोई लीडर आगे आए और करे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 24 घंटे पहले जो ममता बनर्जी ने कहा है और 24 घंटे बाद क्या कर रही हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना प्रतिध्वनित, वे बार बार ये बताती हैं कि हम मिलने से ज़्यादा अलग होने के लिए मिल रहे हैं। मैं उसका कारण भी बता दूं, यथार्थवादी है। अब कांग्रेस को जिस तरह से कांग्रेस के एक चेहरे को कहा गया, तो कांग्रेस की बेचारगी है। मान लीजिए कल को अभी सीटों का बंटवारा जब शुरू होगा, तो मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहता हूं कि पिछली बार तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब, ये 3 राज्यों में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। तेलंगाना में नहीं मिली, सॉरी तेलंगाना कह रहा हूं मैं, सॉरी, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, ये तीनों राज्य, नहीं सुन ले, इन तीनों राज्यों में केवल मैं 3 राज्य की बात कर रहा हूं, 38 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, 31 सीटें मिली थी। और बाकी 382 सीटों पर पूरे देश में लड़ी थी और केवल 21 सीट मिली थी। तो सवाल इस बात का है कि आप तेलंगाना, तो मैं तेलंगाना कर रहा हूँ, केरल, तमिलनाडु को छोड़ भी दीजिए, तो नहीं मैं बता रहा हूँ, तो पंजाब में इस बार वो नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था। मतलब मैं बात कह रहा हूँ। तो सवाल इस बात का है कि अगर कांग्रेस को छतरी के रूप में खड़ा करना है, तो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, ये मिला के 230 सीटें होती हैं। 230 सीटों में आज की तारीख में बताइए, हाइपोथेटिकल भी, क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को कितना एकोमोडेट करेंगी। और अगर कांग्रेस को नहीं एकोमोडेट करेंगी, भाई कैंडिडेट तो एक ही खड़ा होगा ना, एक के खिलाफ एक। तो बंगाल में चाहे कांग्रेस खड़ा हो, चाहे सीपीएम खड़ी हो, चाहे टीएमसी खड़ी, ममता बनर्जी, तो उसमें से क्या वाकई ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी? कहने का अर्थ यह है, हकीकत जो यह है, ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां ये चाहती हैं कि कांग्रेस और सिकुड़ जाए, हमारा कोई नुकसान न होने पाए। और कांग्रेस को अगर ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं एकोमोडेट करेंगी, तो कांग्रेस के छतरी बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार 382 में 21 पाई थी, तो इस बार 382 में 210 पा जाएंगे। जिन्हें गलतफहमी हो पाले रखें। न उत्तर प्रदेश में, न बिहार में, न बंगाल में। कल ही महाराष्ट्र में कह दिया है संजय राउत ने कि हम तो 23 सीटों पर लड़ेंगे। पहले तो 17 कहा था, यानी 17 पर जीते थे वो, अब तो कह रहे हैं 23 पर लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, अगर 23 पे वो लड़ेंगे तो कितने पर एनसीपी लड़ेगी और कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। यथार्थ ये है कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां त्याग नहीं करती हैं, तो कांग्रेस के छतरी बनने का कोई सवाल नहीं उठता। आज तक की स्थिति में जो एटीट्यूड है, वो क्षेत्रीय पार्टियों को लग रहा है कि कांग्रेस को और दबाओ और निचोड़ो। जहां तक हो सकता है कि कांग्रेस हमारा समर्थन करे, हम कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे, ये यथार्थ है। इसलिए तमाम बैठकें हो रही हैं, तमाम इतनी 4 महीने से आप बैठक कर रहे हैं और मेन इशू से आप भागते जा रहे हैं। सीधी बात है भैया, सीधी बात है, सीट एडजस्टमेंट पहले डिक्लेयर करो, कितना लड़ेगा। सबसे पहले नीतीश ने कहा था 1 के खिलाफ 1, पहला नारा था, और उसी नारे पर बैठक में कुछ तय नहीं हो रहा है। ठीक बात। तो मेरा एक है ना, बड़ा प्रैक्टिकल बात है, मैं खुद ही कह रहा हूं, अभी तक जो मैसेज मिल रहा है कि हम नहीं मिल पाएंगे, ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, आपने जो बोला, मैं उससे जुड़ा एक सवाल भी लेना चाह रहा था। वो ये था कि अब उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें, खबरें ये आई कि समाजवादी पार्टी इस बात से नाराज़ है कि क्या बैकडोर से कोई बहुजन समाज पार्टी से बातचीत हो रही है। फिर मायावती ने जो मीडिया से बात की, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जो वोट शिफ्ट कर पाएगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। अब ये इशारा किसी के लिए भी हो सकता है उसमें, क्योंकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है। फिर प्रोफेसर रामगोपाल यादव के हवाले से जो कहा गया, जो बाहर खबरें आई कि अगर आप बीएसपी से बात करो तो हमको तो बताओ और फिर हम क्यों जाएं। तो
क्या विश्वास की भी कमी है, एक दूसरे को विश्वास में लेने की? अगर इसका दायरा और बढ़ाने की कोशिश हो रही है इस विपक्षी खेमे की, तो उसमें जो अपने अपने तर्क हैं, या जो खासतौर पर जो राज्य की पार्टियां हैं उनके भी अपने विरोधी हैं कुछ राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश एक उदाहरण हो सकता है, क्या वो विश्वास में नहीं लिया जा रहा? देखिए, अब आज चूँकि प्रेम जी नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट का रोल तो प्ले करना ही पड़ेगा, वरना एक तरफा हो जाएगा हमारी पूरी बहस जो है। और ये मैं देख रहा हूँ अपने यहाँ, कभी हार मत मानो, कदम पीछे मत करो, सिर्फ आगे बढ़ो, ये संदेश है। काम आसान नहीं है, मुश्किल कामों से डरता भी नहीं हूँ। और चूँकि कविताओं और शेर व शायरी के दौर है तो मैं भी एक छोटी सुना दूँ, फिर अपनी बात रखूँगा कि सूनी आँखों में मधुर चित्रपटल बनते हैं, सूनी आँखों में मधुर चित्रपटल बनते हैं, रात के स्वप्न सवेरे के कमल बनते हैं, मेरे बचपन के घरौंदों पे हंसने वालों, ये घरौंदे ही बड़े हो के महल बनते हैं। तो ऐसा है ना कि पीड़ा कहाँ होती है, छटपटाहट कहाँ होती है, दर्द से कौन चिल्लाता है? जब प्रसव होने वाला होता है, उसको प्रसव पीड़ा कहते हैं। जो जहाँ कुछ होना ही नहीं है, सब कुछ तय है, वहाँ क्या पीड़ा होगी? एनडीए में तो सब तय है, एक व्यक्ति को तय करना है, एक दल को तय करना है, बाकियों को तो सर झुका के स्वीकार करना है। अब चिराग पासवान की हैसियत विद्रोह कर दें, हाजीपुर से टिकट न मिले उनको, या पशुपत पारस विरोध विद्रोह कर देंगे, या जीतन राम मांझी विद्रोह कर देंगे, या उपेंद्र कुशवाहा विद्रोह कर देंगे, या ओम प्रकाश राजभर विद्रोह, किसी की हैसियत है? या अनुप्रिया पटेल विद्रोह कर देंगे, किसी की हैसियत नहीं, ना रामदास अठावले विद्रोह कर सकते हैं। तो वहाँ तो तय करना है मोदी जी को और अमित शाह जी को और बीजेपी, और उसको उनको स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ सब अपने अपने क्षेत्र के अधिपति हैं, और जैसा कि रामपाल जी ने कहा कि अपना क्षेत्र कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, ये सच्चाई है। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि 24 अगर हार गए, हाथ से निकल गया, तो फिर उसके बाद उनका सबका क्या होगा और देश का क्या होगा उनके हिसाब से, ये भी सब तय है। तो ये जो बयान आ रहे हैं ना, संजय राउत का बयान, ममता बनर्जी का बयान, नीतीश कुमार किसी विधायक का बयान, ये सारे, या अखिलेश जी का बयान, ये सब बयान प्रसव पीड़ा है जिससे कुछ निकलेगा। अब आप बात करने जब जाते हैं, आप मकान खरीदने जाते हैं ना, तो वो बोलता है मकान मालिक ये तो 5 करोड़ का मकान है, और बाद में सौदा होता है पता लगा 3 करोड़ में। तो 5 करोड़ का मकान सुन के अगर आप सौदा करने नहीं जाएंगे तो सौदा कर ही नहीं पाएंगे। तो 23 कहेंगे, वो कहेंगे हम 40 से 40 लड़ेंगे, 48 लड़ेंगे, ये सब तो होगा। कांग्रेस भी बोलेगी, इधर से भी कुछ बोलेंगे, लेकिन जब बैठेंगे और आपस में जब चीज़ें तय होंगी, फार्मूला क्या होता है किसी भी गठबंधन में? पहला सिटिंग गेटिंग का फार्मूला होता है, जो जहाँ जितनी सीटें जीता है वो लड़ेगा जी, इसमें तो कोई विवाद नहीं होना। दूसरा फिर होता है सेकंड कौन कहाँ आया, दूसरे नंबर पे, उसमें भी ऑलमोस्ट कोई विवाद नहीं होना। मामला फंसता है वहाँ जिन सीटों पर आप न सेकंड है न जीते हैं, हार है और बड़ी और आप बड़ी हार है और आप मांग रहे हैं, या दूसरा वहाँ होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पहले 2 मामलों में कोई किसी तरह की रार झगड़ा होना है। जो सीटें कांग्रेस फंसेगा मामला, जैसे पंजाब का मामला है, वो फंसने वाला मामला है, क्योंकि 9 की 9 सीटें कांग्रेस जीती थी, 4 जीती थी दूसरे दल। अब आम आदमी पार्टी वहाँ मांग रही है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 13 की सीटों पर तैयारी है हमारी, अलका लामा ने कहा हमारी 7 सीटों की तैयारी। भाई तैयारी तो सब में करनी पड़ेगी ना। आप ये थोड़ी कहेंगे नहीं हम 8 सीटों की तैयारी है, 4 हम छोड़ देंगे कांग्रेस के लिए, या 5, ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई गठबंधन का दल ऐसा नहीं करता। तो वो तो तैयारी करेंगे, जब बैठेंगे तो तय होगा। उसमें भी बैठक में भी हो सकता है, पहली बैठक में न तय हो, दूसरी बैठक में तय हो, तीसरे में तय हो। तो ये सब किसको कहते हैं, ये सब चलेगा। और इसी के, और ये हमेशा चला है, हर गठबंधन में चला है। जनता पार्टी बनते समय भी चला है, वीपी सिंह के टाइम भी चला है, देवगौड़ा के टाइम में भी चला है, हर गठबंधन में चला है। और एनडीए जब बना था अटल जी के तब भी चला था, उसमें भी चला था। ऐसा नहीं कि उसमें सब कुछ स्मूथ हो गया था। तो ये, और इसी में चुनाव भी चलता है। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है, उसका काउंटर नैरेटिव कोई इंडिया गठबंधन दे पाएगा क्या जनता के सामने? कोई माहौलबंदी कर पाएगा क्या? वो बता पाएगा कि इस देश को बहुलवाद के साथ चलाना है या एकाधिकारवाद के साथ चलाना है? तो उन सब चीज़ों को आप किस तरह से पहुंचा पाते हैं? वो जो बड़ी चीज़ होती है, बड़ा मुद्दा होता है, उसको आप अगर दे सकते हैं, अगर उसके लिए कोई कारगर ब्लूप्रिंट आप जनता को दे सकते हैं, तो जनता सोचेगी। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप फिर वही होगा जो पहले हुआ।
एक तो ये है सीटों के बंटवारा, ये वो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली चीज़ है कि आप जनता के सामने लाते क्या है। जब राजीव गांधी को हराया था तो जनता के सामने एक मुद्दा लेकर के विपक्ष आया था, तमाम लड़ाई के बावजूद लाया था, तमाम एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी। और बार बार मैं कहता हूं कि मथुरा की बैठक से बीजेपी को ये झंडे देख करके वीपी सिंह निकल गए थे और बीजू पटनायक उनके साथ बैठने को तैयार नहीं चल सके, लेकिन फिर भी जनता ने दिया, क्योंकि आपने एक माहौल बंदी बता दिया था। वो आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने। सीटों का बंटवारा कोई बड़ी चुनौती नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया में कुछ सीटें हो सकता है ऐसी भी हो कि जहां वो, अब केरल है, केरल में क्या करेंगे, केरल में दोनों लड़ेंगे और जो जीतेगा वो इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। तो वहां तो कोई झंझट ही नहीं है। 20 सीटें हैं तो 20 की 20 आप इंडिया गठबंधन के खाते में डाल दीजिए, वो चाहे लेफ्ट जीते चाहे कांग्रेस जीते। पंजाब में हो सकता है यही मॉडल हो जाए जी, ये भी हो सकता है, या कोई रास्ता निकल रहा है दिल्ली के आधार पर। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी, ये उनकी चिंता है जो इसमें है। थोड़ा बोल यार, लोग इतना बोल रहे हैं, नहीं आप बोलिए। बार बार कर रहे, मुझे लगता है कि एक लाइन जोड़ना चाह रहा था जो आपने शुरू में कहा था, तो लाइन आप जोड़ दो। हाँ, मैं वो ये कहना चाहता था, जैसा आपने कहा कि ये जो तमाम चीजें, ये शायद हफ्ते डेढ़ हफ्ते की बात जो आपने पहले जवाब में 31 दिसंबर में डेट दी है, वो 30 दिसंबर तक। हाँ वही, मैं बस वही बोलना चाह रहा था, हफ्ते डेढ़ हफ्ते की बात है। हाँ, वो स्थिति स्पष्ट वहां से फिर होनी शुरू हो जाएगी कि वो बैठ पा रहे हैं, सामंजस्य हो पा रहे हैं कि नहीं। मैं जो खरगे जी वाली बात थी उस पर थोड़ा सा बोलना चाह रहा था। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश से सवाल पूछा था तो वो भी जरूरी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी मायावती जी क्या करेंगी, ये तो या मायावती जी जाने या परमपिता परमेश्वर जाने। क्योंकि मायावती जी का एक रिकॉर्ड तो मैं मानता हूँ, मायावती जी चुनाव से पहले बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं करती हैं, अभी तक का जो उनका रिकॉर्ड है। वो 93 में बीएसपी ने मुलायम सिंह से किया, 96 में कांग्रेस से किया, उसके बाद फिर अलग लड़ी, फिर 19 में जो है सपा से किया। तो उनका गठबंधन चुनाव के बाद कुछ होता है, चुनाव के पहले कुछ होता है। तो इसलिए मायावती जी क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस के कुछ लोग मायावती के संपर्क में रहे हैं पहले, अब है कि नहीं है, और वो चाहते हैं कि बीएसपी को इस गठबंधन में शामिल किया जाए। ये इच्छा कांग्रेस के लोगों की है, कुछ लोगों की। अब वो कमेटी बनी है, क्या बनी है। अखिलेश जी की जहाँ तक बात है, अखिलेश जी नहीं चाहेंगे कि मायावती जी आए इस गठबंधन में, लेकिन अगर मायावती जी आ रही होंगी तो अखिलेश जी गठबंधन से बाहर भी जाने का जोखिम नहीं उठा पाएंगे, ये भी बता दूं आपको। ठीक है, क्योंकि अखिलेश जी इस बात को जानते, इसीलिए आप नरम स्वर क्यों हो गए। अखिलेश जी इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में वो तभी कंफर्टेबली लड़ पाएंगे जब केंद्र में कोई गैर बीजेपी सरकार हो। तो गैर बीजेपी सरकार कब बनेगी, जब आप एक साथ रहोगे, अगर बनेगी तो जी, बनेगी नहीं बनेगी वो अलग बाकी की बात है। जहाँ तक खरगे जी की बात है, तो खरगे जी का प्लस पॉइंट 2 हैं, जैसा कि हमारे समीर भाई ने कहा। एक तो अनुभव के लिहाज से, वरिष्ठता के लिहाज से, और सबसे बड़ी बात यह है विपक्ष के हर नेता के साथ उनका संवाद है, जो शायद राहुल गांधी का नहीं है जी, उतना उस स्तर का जो संवाद। राहुल गांधी निश्चित रूप से सर्वमान्य नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन खरगे जी की स्वीकार्यता भी अब बढ़ी है, कांग्रेस में भी बढ़ी है और विपक्ष में तो ज़्यादा ही बढ़ी है। और इस जैसे रामपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई कांग्रेस का नेता अब सहयोगी दल, क्षेत्रीय दल तय कर रहे हैं। तो इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन मैं ये करता हूँ कि कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को भी तैयार हो रहे हैं। ममता और अरविंद केजरीवाल जो बिल्कुल देखना नहीं चाहते थे कांग्रेस को प्रसाद, वो अगर कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम ले रहे हैं, चाहे उसके पीछे उनकी कुछ भी मंशा हो, तो एक संकेत ये भी है कि हम भविष्य में कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं। ठीक बात है, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है। तो मुझे लगता है खरगे जी का जो एक काम, जो नाम चलाया गया है, ये बहुत सोच समझ के चलाया गया। इसका पानी में एक पत्थर डाला गया है कि लहरें कितनी उठती हैं, और बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है, कांग्रेस की लीडरशिप कैसे रिएक्ट करती है, इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी कैसे एक्सेप्ट करते हैं। और ये बात सही है कि खरगे जी से ज़्यादा बेहतर कोई नाम इंडिया गठबंधन के पास इसलिए नहीं है, भले मोदी जी के मुकाबले उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं है, उम्र के लिहाज से मोदी जी से बड़े हैं, लेकिन एक तो दलित चेहरा है, और दलितों के मास लीडर भले न रहे हों, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद आज की तारीख में सबसे बड़े राष्ट्रीय दलित नेता हुआ है। बीजेपी के पास भी कोई ऐसा दलित नेता नहीं है और न क्षेत्रीय दलों के पास है। मायावती जी का भी प्रभाव सीमित हो गया है। तो एक तो ये फायदा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में आप आंकड़े देखिए, दलितों का वोट बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को मिला है, और वो खरगे इफेक्ट के कारण मिला है। इसलिए खरगे का नाम अगर आता है चेहरा लेके, तो मैं नहीं कह रहा हूँ जीत की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव में थोड़ी सी दिलचस्पी होगी, थोड़ी टक्कर की स्थिति बन सकती है, एक बेहतर फैक्टर हो जाएगा। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? सर ने काफ़ी बातें बताई दी, मतलब मैं जो जोड़ने वाला था उसमें, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं सर की बात से सहमत हूँ इस बात को लेकर, विनोद सर की, कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश
बिना गठबंधन के लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप देखें 2014 में उनकी 5 सीटें थी, 2019 में मायावती के साथ चुनाव मिलकर लड़े तो 5 सीटें आई, उसमें से फिर वो 2 सीटें हार गए, आजमगढ़ हार गए और रामपुर हार गए, अब 3 सीटें उनके पास। तो अखिलेश जानते हैं कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर वो मिलकर नहीं लड़ते हैं तो उनका सफाई होना तय है, और अगर उन्हें गठबंधन में बने रहना है, पार्टी को बनाए रखना है और आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में 2027 के चुनाव में अगर उन्हें योगी को चुनौती देना है तो उन्हें लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। तो और ये भी बात सही है कि बिना मायावती के आप उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। आज उत्तर प्रदेश में मायावती का 12% का वोट बैंक है, तो आप दलितों का 12% का वोट बैंक, मायावती का 12% का वोट बैंक आप पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते। अगर मायावती आपके साथ जुड़ेगी तो आपको एडेड एडवांटेज ही होगा। जो आप सीटें हार रहे होंगे, हो सकता है उसमें से कुछ सीटें आप मायावती के सपोर्ट से जीत जाओ, लेकिन ये अगर मायावती को आप नहीं जोड़ोगे तो ये जरूर होगा कि आप जो सीटें जीतने वाले थे वो मायावती का अलग लड़ने के कारण आप चुनाव सीटें हार गए। तो मायावती से आपको बेनिफिट होगा, ये कांग्रेस भी जानती है, अखिलेश भी जानते हैं। तो अब अखिलेश को तय करना है कि भाई मायावती को कैसे एडजस्ट करें। हो सकता है अखिलेश इससे जोड़ना नहीं चाहते हो कि मेरी सीटें बहुत ज़्यादा चली जाएंगी, मायावती कम सीटों पे मानेगी नहीं, तो मैं कैसे उम्मीदवार करूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आखिरी में मायावती का, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, क्योंकि इनकी मजबूरी इन्हें पता है, और यही स्थिति बिहार में भी होने वाली है और यही स्थिति बंगाल में भी होने वाली है। ममता बनर्जी जानती है कि 18 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिली थी और उसके बाद के विधान चुनाव में 77 सीटें विधानसभा की जो मिली है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में ममता बनर्जी खारिज नहीं कर सकती। हिंदुत्व की जो बात लगातार भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर कर रही है, और बंगाल के अंदर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जो बंगाल का एरिया है, वहाँ हिंदुत्व की एक बात, घुसपैठियों की बात बहुत ज़्यादा तेज़ी से असर कर रही है। तो ममता बनर्जी भी जोखिम उठाने में स्थिति में नहीं है कि मैं अकेली लड़ लूँगी, बंगाल में मैं अकेली भाजपा को शिकस्त दे सकती हूँ। ममता भी जानती है कि मोदी की आंधी में उनके भी पैर उखड़ गए थे 2019 में, तो वो भी कांग्रेस को साथ में लेकर चलेगी। हाँ, ये बात सही है कि लेफ्ट को किसी भी तरह के स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार एक कांग्रेस अपने कोटे से कोई लेफ्ट को सीटें दे दे, ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए तो ये मिलकर ही प्रधानमंत्री मोदी को या बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, और ये इसी दिशा में प्रयास करेंगे। तो जैसा आप कहते हैं, हाँ फिर आप बोल लीजिए एक लाइन पर। मैं वो मायावती का इसलिए भी महत्वपूर्ण है जोड़ना कि जितना वो सीटें जिता नहीं सकती हैं, अब उससे ज़्यादा हरवा सकती हैं। अगर वो 80 की 80 सीटों पर ऐसे कैंडिडेट खड़ा कर देंगे अलग रहते हुए जो इन गठबंधन को सूट नहीं करेंगे, तो सीधा नुकसान गठबंधन को होगा। मतलब मुसलमान खड़े कर दें बहुत बड़ी संख्या में और इसी तरह के यादव खड़े कर दें, तो वो नुकसान बचाने के लिए भी मायावती का आना जरूरी है कि जितना ऐड ऑन करो उससे ज़्यादा आप हमारा खेल न बिगाड़ो, फायदा हो ना हो, नुकसान ना हो, ये मतलब हाँ। ये भी एक फैक्टर है जी। आप हाँ, आजमगढ़ पप्पू जमाली जो गुड्डू जमाली एक मैं इसलिए कि हम लोग कई बार खुशफहमी क्रिएट करते हैं कि आकाश ऐसा हो जाए। मैं एक बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में। 2019 में तो सब साथी थे, कौन अलग था? कांग्रेस ने किया था, और प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैं इतने खराब कैंडिडेट उतार रही हूँ ताकि ये लोग बीजेपी का वोट काटें, ये भी याद होगा। तो भैया मान लीजिए दोनों तो थे ही, उसमें कांग्रेस और हो जाती है तो क्या हो जाएगा? कौन सा चमत्कार किस बेसिस पर हो जाएगा? कांग्रेस के आने से सपा बसपा मिलके 19 की तुलना में कितनी मजबूत हो जाएंगी और किन कारणों से मजबूत हो जाएंगी, जरा कोई ये भी तो बताए। जी, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, देखिए सीधी बात यह है, जो हम कहें कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव के बाद जो ये हवा है कि माइनॉरिटी अब कांग्रेस की तरफ जा सकती है, लेकिन एक उसमें शर्त है। साउथ की पार्टियां, रीजनल पार्टियां को माइनॉरिटी ने इसलिए छोड़ा, उसको लगता था कि ये लोग जीत के बीजेपी का साथ देंगे। नॉर्थ की रीजनल पार्टियां केंद्र में बीजेपी के साथ कभी नहीं रही हैं, और वो कांग्रेस के प्रति उसका प्रेम नहीं अचानक उमड़ा है, बड़ी गलतफहमी लोगों को है। वो देखता है कि कौन कैंडिडेट है जो बीजेपी को हरा सकता है, उसके साथ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सारे लोग कांग्रेस के नाते वो कांग्रेस की तरफ माइनॉरिटी वोट चलाएगा। माफ़ कीजिएगा, पिछली बार जितना माइनॉरिटी वोट एकजुट होकर के अखिलेश को वोट दे चुका है, उससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता। 22 में भी ऐसे ही हो चुका है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो प्रैक्टिकल ये देखें कि क्या अखिलेश कितनी सीटें कांग्रेस को दे देंगे। भैया हम तो सीधे अखिलेश की बात पर आते हैं। अखिलेश तो कह रहे थे कि 80 के 80 लड़ेंगे। अब मान लीजिए मायावती भी आ जाती हैं, तो मायावती कितनी सीटें मांगेंगी? वो तो हमेशा कहती हैं कि समाजवादी पार्टी के बराबर हमको चाहिए।
तो 80 सीटों में कितनी कांग्रेस लड़ेगी, कितनी समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कितनी बीएसपी लड़ेगी। अगर किसी को ये है कि अखिलेश 40 से नीचे सीट पर जा रहे हैं, तो मुझको लगता है कि मैं मानता हूं कि ऐसा सोचना गलत है। अखिलेश कतई 40 सीट से ऊपर जाकर लड़ेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि मायावती वहां जो प्रयोग 19 में हो चुका है, और मायावती ये बात कह चुकी हैं, नेताओं के मिलने से वोटर नहीं मिलते हैं, रिजेक्ट किया है वोटर्स ने। और उसमें 19 के बाद उत्तर प्रदेश में 22 का भी इलेक्शन हुआ है, यानी 1.5 साल के बाद ही ये लोकसभा होने जा रहा है। तो कौन सा ऐसा बम गिरा दिया बीजेपी ने कि बड़ी भारी नाराज़गी हो गई है बीजेपी से और सारे लोग जो है बिल्कुल इस नए गठबंधन में चले जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि यूपी में ये गठबंधन टेस्टेड है, ऑलरेडी हो चुका है पिछली बार, उसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल जो मैं लेना चाह रहा था, फिर चर्चा को यहाँ विराम देना है, वो हमने अलग अलग राज्यों की बात की, बिहार की बात नहीं की। मतलब बिहार में भी नीतीश कुमार वो चेहरा जहाँ आपने कहा भी कि पहली बार से शुरू हुई थी बात, जो भी बात आई थी, सर ने भी कहा था कि एक सीट पर एक चेहरा और तमाम। अब नीतीश कुमार के खेमे से भी कई सारी खबरें निकलकर इस बैठक के बाद सामने आई हैं। नीतीश कुमार, वो नाम की स्वीकार्यता, उनका अपना राजनीति करने का मिजाज, आप वो भविष्य कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिहार को आप INDIA गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से मुकाबले के संदर्भ में बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते हैं कि बिहार को आप बिल्कुल एक टापू बना देंगे कि राष्ट्रीय वातावरण से बिल्कुल अलग है, तो वो उचित नहीं होगा। एक संपूर्ण राष्ट्र का एक वातावरण है जिसमें INDIA में नीतीश कुमार ने एक पहल की है। देखिए, नीतीश कुमार के सामने तो कोई चारा नहीं, वो INDIA से जा ही नहीं सकते हैं ना। उनको तो बल्कि जितने नेताओं का नाम ले रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यवस्था उनकी है कि INDIA किसी तरह बनी रहे। उनकी व्यक्तिगत मजबूरी भी देखे उसमें है, साथ ही साथ उनको यह भी है कि किसी भी परिस्थिति में मैं भी NDIA में रहूं, चाहे सीट हमको जितनी मिले है। इसलिए बिहार के बारे में यह गलतफहमी करना, मैं ये कह सकता हूं अभी, लेकिन बाद में, कि अगर INDIA कहीं एकजुट होकर पूरी तरह लड़ेगा तो वो बिहार होगा। वहां का गठबंधन जो है वो रहने वाला है, वहां सीट थोड़े कम ज्यादा होगी, वहां ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। बाकी अब मैं दूसरी बात जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अरे सूरज की रोशनी में जो सच दिखाई दे रहा है, तो हमें कल्पना कर रहे हैं कि अंधेरे में जो कुछ भी है उसमें कोई दूसरा सच भी है, तो वो तो हमारी है, जिसको इन्होंने कहा कि भाई राम कृपाल जी जो कह रहे थे। देखिए, कुछ बातें जो सामने हमारे बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस देश में इस समय जो एक वातावरण बनाया गया है, और वो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। अगर ये वातावरण है कि इस देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस की ओर जा रहा है, उसका एक पक्ष इन्होंने चोटी कहा है, तो आप क्या मानते हैं कि इस देश के दूसरे पक्ष में ध्रुवीकरण नहीं होगा? वो संपूर्ण देश में होने की स्थिति बन गई है वो। और वो स्थिति क्या होगी उसकी जरा आप कल्पना करिए। इस समय जो अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का वो हो रहा है, आपके सामने 2-2, 3-3 इतने आतंकवादी दुनिया भर में मारे जा रहे हैं चारों तरफ। पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं, 23 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। अमेरिका से पन्नू पर लेके चल रहा है, और पन्नू के जो निखिल गुप्ता पकड़े गए हैं, उसमें भारत सरकार ने जाकर उससे संपर्क किया है। 3 दिनों से वो जेल में जहां बंद है, उसमें कूटनीतिक उसको मदद दी जाएगी, सरकार ने घोषणा की है। आपको सामान्य स्थिति देख रही है क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक वातावरण पहले देखिए कि देश का क्या, तब आप INDIA क्या करिए। क्या INDIA ये जो प्रचंड वातावरण है इस देश में, पहले क्यों नहीं सारे आतंकवादी विरोधी मार दिए गए? भाई सवाल तो उठेगा। राम मंदिर पहले क्यों नहीं बन गया? खड़गे जी को भी निमंत्रण है उसमें जाने के लिए, सारे विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया जा रहा है। अब तो एक वातावरण है। क्या INDIA देश में इस बनते हुए वातावरण को वैचारिक रूप से चुनौती देने की स्थिति में है? अगर आपके पास एकजुटता का यही कारण है कि भैया संसद में, तो फिर होते रहिए। अब पश्चिम बंगाल में देखिए, कितने भी आप कितने सपने देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में INDIA का कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस के साथ हो सकता है, CPIM करे कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हमको समस्या है। केरल में उसका गठबंधन नहीं होगा। जो दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो जिन मतदाताओं ने 14% वोट विधानसभा में तेलंगाना में बीजेपी को दिया है, वो क्या सोचते हैं कि पिछली बार क्या 19% भी नहीं देंगे क्या उसको नरेंद्र मोदी के नाम पर? जैसे कि राम कृपाल जी कह रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है जैसे नरेंद्र मोदी भाजपा के विरुद्ध वातावरण हो जाएगा। तो एक तो वो कल्पना ही अव्यर्थ है कि कोई भाजपा के विरुद्ध ऐसा कोई माहौल है देश में, वातावरण है जिसमें होना है। और उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि मायावती जी किसी प्रकार के, जैसे सब लोग हम कह रहे हैं कि INDIA के गठबंधन में आने वाली है। मेरी दृष्टि से तो जो
मेरा राजनीतिक अनुभव है, ये हम अभी विचार कर रहे हैं, ये इस विचार का कोई अर्थ नहीं है। और जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सवाल है, अध्यक्ष पद पर होने से लगता है कि अध्यक्ष पद पर है, उनकी लोकप्रियता है, न वो उम्मीदवारी होने जा रही है, न उनको कांग्रेस में उस रूप में एक्सेप्ट करने वाली स्थिति है। सीताराम केसरी वाली उनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि उस समय की परिस्थिति दूसरी थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम एक रणनीति के तहत लाया गया। कोई कहा कि आप प्रतिक्रिया क्या देखना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देख देख के नेतृत्व बदला जाएगा क्या? जिस व्यक्ति ने एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया है, वही आदमी कल कहेगा नहीं अब दूसरे को बना दीजिए, फिर उनके क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? फिर कहेगा तीसरे को बना दीजिए, क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? अगर कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री का हम तय करेंगे उम्मीदवार चुनाव परिणाम के बाद, एक व्यवहारिक बात है ये, उस पर तो समझ में आती है बात। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब जो चर्चा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वो INDA में नहीं होने वाला है, इसको तय मानिए। दूसरा, INDA सभी राज्यों में एकजुट हो, वो नहीं होने वाला है, मान लीजिए। तीसरा, राजनेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा है, वो रहने वाली है। चौथा, देश का वातावरण जो बिल्कुल ये है कि मुस्लिम यूनाइटेड होते जा रहे हैं, उसकी भी प्रतिक्रियाएं चारों तरफ होने लगी है। जो हिंदुत्व का वातावरण है, दुनिया भर में टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि अगले शासन में देश को हम तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। तो वो सारी चीजें जो चारों तरफ बन रही है, उन सब के काट की स्थिति क्या आपको दिखाई दे रही है देश में विपक्ष? जैसे अवधेश जी ने कहा कि वातावरण जिस तरह का है उससे, और सही बात है, वातावरण सब भाजपा के पक्ष में है, इसमें मुझे कोई कहने में इतराज नहीं है। और इतने आतंकवादी मारे जा रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं, आतंकवादी पहले ही मारे गए, हल्ला अब मचने शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। मेरे तमाम इंटेलिजेंस के दोस्त हैं जो सीनियर पदों से रिटायर हुए, उन्होंने भी बहुत ऑपरेशन किए हैं, लेकिन तब प्रधानमंत्री कह देते थे हमसे कोई मतलब नहीं, आप काम आप करिए, और वो करते थे। अब प्रधानमंत्री जी स्वयं इन्वॉल्व होते हैं, सब मामलों को देखते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, तो इसलिए उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि अगर क्या कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, तो 2,05,000 करोड़ का कर्ज भी IMF ने बोल दिया है और वार्निंग भी दे दी है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका तो बहुत सारे गिलास आधा खाली आधा भरा है। लेकिन मान लीजिए बीजेपी पक्ष वातावरण है, तो क्या इंडिया गठबंधन या अपोजिशन अपना दुकान बंद करके और मोदी जी को चाबी दे दें कि भैया अब तो आप जीत ही रहे हो, हम घर बैठ रहे हैं? ऐसा नहीं होता है भाई लोकतंत्र में, आखिर तक लड़ाई लड़ी जाती है। 2 सीटें बीजेपी ने पाई थी 1984 में, तो क्या घर बैठ गई थी? चलो वो एक अलग उदाहरण में तुलना नहीं करनी चाहिए, वो पार्टी का अपना वो था। तो चुनाव तो होगा। अब चुनाव में कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते हैं ये सब चीज़ें तय करेंगी, नतीजा क्या होगा 3 महीने 4 महीने में जो भी होगा। तो मुझे लगता है, और दूसरी बात ये भी फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और संघ परिवार की तरफ से कि मुसलमान एकजुट हो रहे हैं ताकि हिंदू पोलराइज हो। क्या कर्नाटक में खाली मुसलमानों ने जिताया क्या कांग्रेस को, या हिमाचल में मुसलमानों ने जिताया है, या तेलंगाना में मुसलमानों ने जिताया है? मुस्लिम एक फैक्टर है, खाली मुसलमानों से कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए जो है ये कहना, ये बार बार खाली हिंदुओं को ये कहना देखो मुसलमान एकजुट हो रहे हैं, मुसलमान एकजुट हो रहे हैं, तो ये सारा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है ताकि हिंदू पोलराइजेशन हो। तो ये रणनीति का हिस्सा है। ठीक है, कई सारे तर्क आए हैं। मैं पहली बात तो ये है कि कोई ये नहीं बोल रहा है केवल मुसलमानों से जीत जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी का साथ होते हुए भी टीआरएस ने जितनी घोषणाएं की मुसलमानों के लिए शादी भवन बनाना, उनके लिए पार्क बनाना, उनके लिए, इसके बावजूद अगर हैदराबाद से कांग्रेस जीत रही है और ये एनालिसिस है कि इस देश के मुसलमान बन रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमको भाजपा का मुकाबला तो खाली मुसलमान थोड़ी आ रहे हैं, मुसलमानों के साथ दूसरे लोग भी आ रहे हैं तभी तो जीत रही है। वो तो जीतेंगे अकेले मुसलमान, ये कोई नहीं कह रहा है कि अकेले मुसलमान से कोई जीत रहा है, लेकिन एक फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट है कि मुसलमान कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो उसका रिएक्शन होगा। आप दोनों लगातार बोलेंगे, दोनों की बात नहीं। नहीं, वो एक मैं वही बोल रहा हूं। ठीक है, आप सबने अपने अपने तर्क रखे, मैं इसमें सिर्फ एक चीज बोल सकता हूं कि ढेर सारे तर्क हैं, ढेर सारे कारण हैं, और जैसा हम शुरू से कह रहे हैं कि बात शायद हफ्ते 2 हफ्ते की है, और उसके बाद जब हम बैठेंगे तो ये भी साफ हो जाएगा कि तमाम जो एजेंडे हैं इस विपक्षी खेमे के, कि वो उसको अगले 10 दिनों में, इस महीने के खत्म होते और साल के खत्म होते पूरा कर लेंगे। उसमें से कितनी चीजें जमीन पर उतर पाई, कितनी चीजों में कमियां रह गई, और उन कमियों का प्रभाव क्या होगा। जैसे आज हमने बात की, हम आगे भी करेंगे चर्चा। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने तमाम दोस्तों और साथियों के साथ इसे शेयर करना और अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।